नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार समझने से पहले पहले अधिकार पे चर्चा कर लेते हैं। अधिकार क्या होते हैं? अधिकार, यदि कोई व्यक्ति किसी बात का दावा करे और उसे स्वीकार कर लिया जाए, स्वीकार के प्रकार या स्वीकार के आधार पर अधिकार के कई प्रकार हो सकते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए मौलिक अधिकार या अधिकार जो शब्द है, अधिकार कई प्रकार के हो सकते हैं स्वीकार्यता के आधार पर। जैसे पहला है प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार प्रकृति ने स्वीकार किया है कि प्रकृति हमें क्या क्या देती है, हमें हवा देती है, पानी देती है, जो इसे कोई न रोक सकता है न कोई खत्म कर सकता है। प्रकृति ही खत्म कर सकती है या इस पर रोक लगा सकती है। यह अधिकार प्रकृति ने दिया। अच्छा, समाज ने कौन कौन से अधिकार दिए हैं या हमारे हैं? जैसे पिता और पुत्र के बीच समझना चाहिए, समझने के लिए केवल, अगर पिता और पुत्र के बीच में पुत्र को पिता की सेवा करनी चाहिए, ये समाज में सामाजिक अधिकार है, पुत्र पिता को मिला हुआ है। और पुत्र को क्या अधिकार मिला हुआ है? पुत्र को मिला है ये अधिकार कि अगर पिता पुत्र का पालन करे, ये समाज अधिकार देता है पुत्र को समाज अधिकार देता है कि पिता हमारा पालन पोषण करे। अगला देखते हैं। अगला है मानवाधिकार। मानवाधिकार में क्या है? 10 दिसंबर 1948 संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन ने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें कहा कि सभी देशों के प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार जो होते हैं, मूल अधिकारों की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले इसकी पृष्ठभूमि समझ लेना चाहिए अधिकारों की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक घोषणा के माध्यम से सभी देशों के लिए मूलभूत अधिकार दिलाने की बात की। यह बात 10 दिसंबर की, इसलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। पढ़ाते लोग कहाँ से हैं भगवान जाने, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, इसलिए पूछा जाता है। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे है उन्हीं अधिकारों में एक होता है विधिक अधिकार। विधिक अधिकार दो प्रकार के होते हैं। विधिक अधिकार में दो प्रकार के होते हैं, एक संवैधानिक अधिकार होता है और एक ये विधिक अधिकार तो है ही। तो संवैधानिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संविधान में लिखे गए हों। यहाँ पर यह नहीं है कि भाग 3 में ही लिखे गए, किसी भी भाग में लिखे गए हों, किसी भी भाग में। और विधिक अधिकार वे होते हैं जो संसद या विधान परिषद के द्वारा कानून बनाकर अधिकार दिए गए हों। जैसे मान लिया जाए विधिक अधिकार में वोट देने का अधिकार, या फिर मातृत्व अवकाश लेने का अधिकार, या फिर मान लिया जाए सूचना का अधिकार। ये बहुत बार पूछा गया है। सूचना का अधिकार 2005 वाला। और एक पूछा जाता है वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये आपका है विधिक अधिकार, ठीक है, या संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार। हालांकि क्योंकि मतलब ये तो विधिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार एक ही प्रकार है ना, तो विधिक अधिकार में संवैधानिक अधिकार है और दूसरा मौलिक अधिकार है। तो संवैधानिक अधिकार में क्या है? वह अधिकार जो संविधान में लिखित रूप में हो। यह अधिकार भी दो भागों में बंटे होते हैं। एक है मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो भारत के संविधान के भाग 3 में दिए हैं। ये चीज है, मौलिक अधिकार वह अधिकार हैं जो भारत के संविधान के भाग 3 में दिए हैं। अच्छा, विधिक अधिकार की बात करते हैं। विधिक अधिकार संसद या विधानसभा कानून बनाकर, जैसे कानून बना दिया, उसने बना दिया कि सूचना, अगर कोई व्यक्ति सूचना लेना चाहे किसी चीज की, तो वो सूचना ले सकता है। यह अधिकार विधिक अधिकार है। अच्छा, वोट देने का अधिकार, ये दो प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। ये वोट देने का अधिकार और सूचना का अधिकार, ये विधिक अधिकार की श्रेणी में आते हैं। सूचना का अधिकार
किसी चीज़ की सूचना लेना चाहें, जैसे आप किसी आवास की सूची चाहिए आपको, तो सूचना अधिकार के माध्यम से आप अप्लाई करेंगे और आपको सूचना मिल जाएगी। अगला देखते हैं। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार की जब बात करेंगे तो मौलिक अधिकार की परिभाषा अगर एक एक वाक्य में कोई पूछे आपसे मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जो आवश्यक हो, मतलब सर्वांगीण विकास के लिए जो चीज़ें आवश्यक होती हैं उन्हें मौलिक अधिकार कहा जा सकता है। तो अच्छा, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक क्या-क्या चीज़ें हैं? तो उसमें भौतिक विकास और नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास, ये अधिकार होना चाहिए। भौतिक विकास के लिए राजनीतिक अधिकार होना चाहिए, सामाजिक अधिकार होना चाहिए और आर्थिक अधिकार। आर्थिक मतलब पैसा, सामाजिक मतलब समाज पीछे पड़ चुके हैं और राजनीति में सभी को अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, नैतिक विकास के लिए यही मानसिक विकास होना चाहिए। मानसिक मतलब दिमाग के या फिर पढ़ाई से संबंधित जो भी विकास के उसे वो अधिकार मिलना चाहिए कि मान के चलो हम पढ़ना चाहते हैं तो सरकार हमें पढ़ने ही नहीं देती, ऐसा नहीं हो सकता है। ये अधिकार है हमारा, हम पढ़ना चाहते हैं तो हम पढ़ेंगे, चाहे जहाँ पढ़ें, वो हमारी इच्छा पे निर्भर करता है। अगला देखते हैं, आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास ये होता है कि जैसे हम पूजा पाठ करना चाहते हैं, कोई पूजा पाठ करना चाहता है, कोई किसी धर्म को क्या करना चाहता है, वो आध्यात्मिक विकास। ये 3 विकास आवश्यक हैं। ये सर्वांगीण विकास के लिए, किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, ये भौतिक विकास में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विकास में मानसिक और आध्यात्मिक विकास में पूजा पाठ या धर्म से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो आवश्यक है। अच्छा, ये प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान में भौतिक विकास क्या होते हैं, तो उसमें ये विकल्प आते हैं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। ये याद रखना, ये भले ही ना पूछे ये वाले, लेकिन ये वाले नहीं वाले। अगला देखते हैं। अच्छा, मौलिक अधिकारों का इतिहास अगर देखें हम, तो बात है वर्ष 1215 की, जब ब्रिटेन के राजा, वहाँ के राजा थे जॉन नाम के राजा या सम्राट थे। तो वहाँ जनता और राजा के बीच में समझौता हुआ। समझौते के माध्यम से कुछ अधिकार जनता को दिए गए। वही अधिकार, जब कोई बात पहली बार होती है तो उसका नाम कुछ न कुछ तो होता ही है। तो वो जो अधिकार थे उसे महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा, अंग्रेजी में मैग्ना कार्टा और हिंदी में महाधिकार पत्र, इसे कहा गया। अच्छा, भारत में मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा गया है। भाग 3 या मौलिक अधिकार को कहा गया है मैग्ना कार्टा, इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे जो अधिकार दिए गए हैं तो सबसे पहले दिए गए हैं तो ये मानव अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा, इसीलिए कहा गया है। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं क्या। अरे उसके बाद हुआ क्या, वर्ष 1791 अमेरिका ने बिल ऑफ राइट के माध्यम से अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए। अच्छा, भारत ने मौलिक अधिकार अमेरिका से ग्रहण किए, तो एक प्रश्न पूछता है कि अमेरिका में मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है, तो वहाँ के अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, बिल ऑफ राइट्स। अच्छा, अमेरिका में एक मौलिक अधिकारों की एक विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है। अमेरिका में मौलिक अधिकार व्यक्ति त्याग सकता है। जैसे अपने यहाँ भारत में क्या होता है, भारत में कोई व्यक्ति अगर मरना चाहे तो नहीं मर सकता, लेकिन यहाँ पे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता त्याग सकता है। आगे देखते हैं। अच्छा, भारत, अब बात आती है भारतीय मौलिक अधिकार का इतिहास। अच्छा, इतिहास सबसे पहले क्या हुआ था, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। भारत में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी, ये प्रश्न बनता है, बहुत बार बनता है, बहुत बार, एक ना हजारों बार बनता है। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 एक विधेयक के माध्यम से मांग की थी। ब्रिटेन जब उपनिवेश था 1895 तो ब्रिटिश उपनिवेश था ही, तो उसी में एक विधेयक के माध्यम से, विधेयक इन्होंने बनाया, उसके माध्यम से 1895 में पहली बार मांग की थी। अच्छा, दूसरी बात, कांग्रेस के मंच से देखो, अगर स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहे तो ले सकता है, और कम से कम जो लोग देखते हैं तो उसे सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा चैनल। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मंच से पहली बार वर्ष 1925 एनी बेसेंट की। अच्छा, ये कह रहा है ये पहली बार, हाँ,
पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस मंच से 1925 में एनी बेसेंट ने मौलिक अधिकारों की मांग की थी। कांग्रेस मंच से, ये यहाँ से इतना प्रश्न पूछता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मंच से पहली बार किसने मौलिक अधिकारों की मांग की थी? तो ये की थी एनी बेसेंट ने 1925 में। ये प्रश्न यहाँ से बनेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मंच से पहली बार 1925 में एनी बेसेंट ने मांग की थी। अच्छा, अगला देखते हैं। अगला है ये, अच्छा, पहली बार लिखित रूप में किसने मांग की थी? तो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। उसमें उसमें लिखित रूप में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। अच्छा, उसके बाद एक कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ये बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि मतलब या तो पूछ लेगा कि कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो 1931 में। अगर इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें काम क्या होते हैं, महत्वपूर्ण काम होते हैं, जिसके आधार पर यहाँ ये आधार पे ये प्रश्न बनते हैं। वहाँ पे एक काम हुआ था, कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया था। यह मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया था कांग्रेस ने। अच्छा, वो प्रस्ताव तैयार किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। अच्छा, फिर बात आती है संविधान सभा ने क्या किया। संविधान सभा के लिए 2 समितियां बनाई गई थी मौलिक अधिकारों के लिए। एक समिति थी मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति। उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अच्छा, एक दूसरे की इसकी बनी थी मौलिक अधिकार की उप समिति बनी थी। उसकी अध्यक्ष जो थे जेबी कृपलानी जी थे। ये प्रश्न दोनों बनते हैं। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और मौलिक अधिकार के लिए बनी उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी। अगला देखते हैं। अच्छा, ये देखो ये प्रश्न इस तरीके से बनेंगे। अच्छा, इसकी विशेषताएं, भारतीय मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या है? एक है अनुच्छेद 20 तथा 21। अच्छा, मौलिक अधिकार निष्क्रिय कब होते हैं? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तभी निष्क्रिय होते हैं। लेकिन कौन कौन से हैं जो कभी निलंबित या निष्क्रिय नहीं होंगे? तो एक अनुच्छेद है 20 और एक है 21। एक है निजता का अधिकार या प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता, और 20 में है दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अच्छा, ये अनुच्छेद 20 में क्या है? दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, और 21 में है प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें होता क्या है कि जब तक व्यक्ति को दोष सिद्ध न हो जाए, अगर किसी ने किसी के ऊपर रिपोर्ट कर दी, तो वो कोई जरूरी नहीं है कि वो दोषी व्यक्ति सही है, निर्दोष है या दोषी है। ये तो निर्णय न्यायपालिका का होगा। न्यायपालिका बताएगी कि ये दोषी व्यक्ति है या नहीं दोषी। वो प्राथमिकी दर्ज हो जाती है कि वो दोषी, वहां पे निर्धारित नहीं होता कि दोषी है या नहीं। तो ये दोनों अनुच्छेद कभी भी समाप्त नहीं होंगे। अच्छा, हाँ, फिर देखिए दूसरी विशेषता क्या है। 5 अनुच्छेद हैं जो केवल नागरिकों पर लागू। अच्छा, नागरिक एक शब्द होता है, नागरिकता। अच्छा, नागरिक व्यक्ति होता है जो मतलब किसी देश का नागरिक हो, उसे उस देश की नागरिकता मिली हुई होती है। ये बात है नागरिक। तो इसमें भारतीय नागरिक पर लागू होंगे। अच्छा, केवल भारतीय नागरिकों के लिए, ये केवल भैया याद ही कर लो ऐसे। नंबर 1 15, एक नंबर 2 16, नंबर 3 है 19, 29 और 30। 15 में क्या है? 15 में कहा जाता है कि जाति का मतलब है चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का कोई व्यक्ति हो, उसके साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। या कोई महिला हो या महिला पुरुष के बीच में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। या ट्रांसजेंडर हो, उसके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अच्छा, 16 में क्या है? जैसे अपात्र पात्र के संबंध में। 15 में तो ये हो गया जाति धर्म स्थान आदि के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रांसजेंडर है, तो ट्रांसजेंडर की किसी गांव में नहीं आ सकता, या उसके साथ कोई भेदभाव ऐसा नहीं हो सकता। कोई महिला है तो उसके साथ भेदभाव ऐसे नहीं किया जा सकता कि तुम महिला हो तो यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ नहीं बैठ सकती, या ऐसा कुछ नहीं हो सकता, या तुम पढ़ नहीं सकती हो, ऐसा कुछ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अच्छा, बात आती है 16 की। 16 में क्या है? जैसे नौकरी ओबीसी है, जनरल है, एससी है, एसटी है, इसमें कोई जाति धर्म या
जन्म स्थान के आधार पर यहाँ कोई व्यक्ति नौकरी में अपात्र नहीं हो सकता है। ये बात ये है कि अपात्रता के पात्रता के आधार पर ये 16 वाला अनुच्छेद 16 है। अच्छा, 19 में है बोलने का अधिकार। जैसे इसमें बोलने का अधिकार है और विदेशी व्यक्ति, ये विदेशी व्यक्तियों पर क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि 15 क्या कहता है, ये तो विदेश में पैदा हुआ है, तो इसके साथ तो भेदभाव हो सकता है। 16 में ये नौकरियों में समानता कहाँ हो सकती है? नौकरियों में इनको समान अवसर कहाँ क्यों देगा कोई? भाई हम भारतीय नागरिकों को देंगे। उसके बाद 19 को कोई भी व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति आ जाए तो हमारे देश के राजनीतिज्ञों या हमारे विषय में कोई बात कैसे बोल सकता है? हम बोल सकते हैं, हमारा घर है, हम बोल सकते हैं। 19 में ये बात है कि इसको ऐसे समझो, अपने हिसाब से समझो, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, 29 की बात रही। 29 की बात है जैसे कोई जनजाति है या अल्पसंख्यक है, वो अपनी भाषा जैसे उर्दू बोलते हैं या फिर कोई तेलुगु बोल रहा है या कुछ बोल रहा है, तो अपनी भाषा और उसकी लिपि है, जैसे जो वो लिखता है, जिस तरीके से लिखता है, वो अपनी भाषा और लिपि को संजो कर रखना चाहता है, तो उसको यह अधिकार है कि वो आप संजो कर रख सकता है। अच्छा, अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कोई शैक्षणिक स्कूल या कॉलेज खोल सकता है रुचि के अनुसार। कि जैसे कोई कोई उर्दू का स्कूल खोलना चाहता है और जो उर्दू के लिए वो जो होता है उनके में, वो हमें याद नहीं आ रहा, उर्दू के लिए तो वो खोल सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं। लेकिन भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ पे यही शब्द दिया है कि वो भारतीय नागरिकों पर लागू हो, केवल भारतीय नागरिकों पर लागू हो। तो केवल 5 अनुच्छेद हैं, ये याद करना चाहिए, क्योंकि मतलब वो पूछता है कि कौन से अनुच्छेद हैं जो भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। यहाँ पे एक अनुच्छेद गायब कर देगा, चार में से एक अनुच्छेद जो है वो गलत होगा। अगला देखते हैं। अगला यह है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद जो 19 है वो विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा निरसित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। जैसे मान के चलो राष्ट्रीय आपातकाल लगा, तो अनुच्छेद 19 के तहत तो कोई व्यक्ति अभी एक जगह संगठित होकर, क्योंकि इसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता है, बोलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है। अगर घूमने जाओगे तो कहीं आप घूम रहे हो, वहाँ पे मिसाइल आके गिर गई, तो ये नहीं कर सकते उस समय पे। ना किसी के विषय में कोई टिप्पणी कर सकते हैं कि राजनेता ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, हमारे सैनिक ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। ना कहीं पे देश में घूमने की आज़ादी नहीं। उस समय 6 जो आज़ादियाँ मिली हैं अनुच्छेद 19 के तहत, बोलने की, घूमने की, संघ बनाने की, या जो भी आज़ादियाँ हैं वो नहीं उस समय कर सकते। ये विशेष, मतलब विशेष परिस्थिति, ये राष्ट्रपति द्वारा निरसित किए जा सकते हैं। अगला जब वीडियो बनाएंगे तो हम कोशिश करेंगे अनुच्छेद की बनाए हैं 14 से 30 तक। अच्छा, 32 वाला अलग से बना देंगे, क्योंकि उसमें जो 5 प्रकार की रिट है, रिट के लिए अलग से समझना अच्छी बात रहेगी। हालांकि अभी समस्या है, जब बोर्ड आ जाए, थोड़ा बोर्ड में कुछ अध्यापक अभी नहीं है, इसलिए तो समस्या है थोड़ी बहुत। उसके बाद समझाने में, इस वीडियो के माध्यम से समझाने में समस्या होती है। इसमें क्या समझाएं, बोलने में भी समस्या आती है, क्या करें क्या नहीं करें। जब बोर्ड होगा, अभी फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, फरवरी से। अभी हालांकि जैसा भी समझ सकें आप समझें, नहीं तो कोई बात नहीं। फरवरी से स्टार्ट अच्छी तरीके से क्लास या कक्षाएँ शुरू हो जाएंगी। चलो अच्छा, धन्यवाद।